अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 623 टेंसर एनालिसिस के फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट किया है और आज हमारा टॉपिक नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रा वेरिएंट डिफरेंशिएशन और आज है हमारा टॉपिक नंबर 4 ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, आपको मैंने 6 फार्मूले बताए थे जिसको मैंने आपको बोला था कि आपने एक सेपरेट पेज लेना है, वहाँ पे आपने फार्मूला में मेंशन करना है कि आप फार्मूले लिख रहे हैं। जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए थे, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड और 3 to 4 फार्मूलाज ये वाले थे जो मैंने आपको बताए थे कि आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप ये वाले कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपके एक एग्जाम्पल पेपर में लाजमी आएगी तो आप उसको भी इजीली कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब इसमें भी देखें ये सारी फार्मूलों की गेम है कि इसमें आपको ग्रेडियंट का फार्मूला आना चाहिए, डाइवर्जेंस का आना चाहिए, कर्ल का आना चाहिए और लैप्लेशियन का आना चाहिए। ये फार्मूले तो वो नहीं पूछेंगे लेकिन वो MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। MCQs में मतलब ये फार्मूला ये लेफ्ट हैंड साइड देखे वो पूछ सकते हैं किसकी राइट हैंड साइड। जैसे वो कर्ल में ये पूछ सकते हैं कि ये किसके इक्वल है तो आपको ये बताना होगा लैप्लेशियन। ये वाला पूछ सकते हैं कि इसमें ये किसके इक्वल होता है या ये वाला किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी जो भी गेम है वो सारी फार्मूलों की है। ये नहीं है कि MTS 623 का जितना भी सिलेबस है उसमें सारे फार्मूले ही हैं। कुछ जो स्टार्ट वाले टॉपिक्स हैं उनमें है ये थोड़े से मुश्किल फार्मूले वगैरह जिनको आपको प्रिपेयर करना है। और फार्मूले भी अगर आप टोटली फार्मूले लिखना तो मुझे नहीं लगता है कि आपके 1.5 पेज से भी ज़्यादा पे आएंगे। तो सिर्फ आपने इन फार्मूलों को ही तो रट्टा लगाना है, बाकी तो आप सब खुद कर लेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जस्ट आपको फार्मूलों की टेंशन है कि वो आपको ना भूल जाएँ। आपने वो फार्मूले लिखने हैं और बस आपने पेपर दे के आ जाना है। आपने बस फार्मूले लिखने हैं, वैल्यूज पुट करने हैं, सिंपली उनको सोल्व करने हैं। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बाद भी एक तो टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें ये फार्मूले वगैरह यूज़ होंगे। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें फार्मूले नहीं हैं, उन पे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और वो इंशाल्लाह वो आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हर वीडियो में एक नया ही फार्मूला आ रहा है। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं स्टार्ट में जिनमें फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स उनमें वो इतने मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से। ये फार्मूला है, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है। डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फाई, ग्रेडियंट फाई, इसको आपने क्या लिखना है ग्रेडियंट 5। और इसको आपने कैसे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब कि आपने इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिख देना है, पार्शियल एक्स फाई और पार्शियल एक्स आई और यहाँ पे लिख देना है आपने ई आई। ठीक है, अब ये है इसका फार्मूला। ये किसी भी आपके नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर दें, थोड़ा सा कम ध्यान दें। हमारे जो फार्मूले नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ होंगे वो एक डाइवर्जेंस का है और एक कर्ल का है। इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये आपके 1-2 एग्जाम्पल जो नेक्स्ट आज हमने वीडियो में करनी है उनमें ये यूज़ होंगे। अब डाइवर्जेंस है आपके पास, डाइवर्जेंस AI मतलब एक कॉन्ट्रावायलेंट में है और यहाँ पे क्या है कोवेरिएंट में है। जब कॉन्ट्रावायलेंट में होते हैं मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस का साइन होता है और जब कोवेरिएंट में होता है तब यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जब आप डाइवर्जेंस AI कॉन्ट्रावायलेंट में लिखेंगे तो ये मैंने आपको बताया था ये डॉट लगा के सेमीकोलन का ये साइन होता है, ये होता है कॉन्ट्रावेरिएंट का या कोवेरिएंट का। लेकिन जब हम ये जस्ट कोमा लगा देते हैं इसका मतलब होता है कि आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं कि AI का आप डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, I के अकॉर्डिंग। तो पहले आपने इसको इसमें लिखना है, मतलब ये आपने सेमीकोलन से उसमें चेंज कर देना कोमा में प्लस। अब ये कॉन्ट्रावायलेंट था तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया, फिर मैंने आपको बताया था कि आपने क्रिस्टोफर सिंबल का साइन लगाना है और जो यहाँ पे टर्म होगी वो ये टर्म यहाँ पे लिखनी है। अब क्रिस्टोफर सिंबल के साथ जो गिवन है आपने उनको लिखना है और उनके साथ आपने खुद से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है। जो टर्म आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस नीचे करवाएंगे वो यहाँ पर ऊपर भी करवाएंगे इस A के साथ। अगर यहाँ पे ऊपर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो यहाँ A के साथ नीचे आएगी। ठीक है, तो ये आपने ऐसे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी होती है। नेक्स्ट है आपके पास डाइवर्जेंस AI, ये कोवेरिएंट है। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे AI माइनस वही वैसे क्रिस्टोफर सिंबल का साइन A लिखेंगे। यहाँ पे देखें नीचे II है तो यहाँ II आएगा तो हम न्यू टर्म कहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर के, और यहाँ पर कहाँ आ जाएगी ये A के नीचे मतलब बेस में। अब ये हो गया आपका डाइवर्जेंस का फार्मूला। नेक्स्ट है आपके पास कर्ल। अब कर्ल को आपने कैसे करना है, कर्ल है आपके पास कि आपने कर्ल में ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है EIJK अब इसका फार्मूला आपको पता है, यही हमने जो ऊपर किया डाइवर्जेंस में। इसमें क्या करना होता है, पहले आपने KJ को लगा के लिखना होता है, फिर ये देखें ये कोवेरिएंट है तो यहाँ पे माइनस, फिर क्रिस्टोफर सिंबल का साइन KJ लिखेंगे, ऊपर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो टर्म ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे वही हम A के साथ यहाँ पर लिखेंगे। ये वही है, बस आपने ये लिखना है। ठीक है, कर्ल में क्या होगा
ई आई जे के और ए के जे। अगर आप आई जे के है के जे है, अगर यहाँ पे आई जे के आप कोई भी और नो टर्म्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही गिवन है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। फिर आपने यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिख देना है। लैप्लासियन कहते हैं कि आपने इसमें जो आपका ये था ग्रेडियंट का एक बार फिर से उसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। ये आपने डेल्टा स्केयर फाई का आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा डॉट डेल्टा फाई आपके पास ये होता है ग्रेडियंट। तो आपने ये इसका जो फार्मूला था वो आपने लिखा और नीचे आपने लिख दिया आई, क्योंकि ये 2 दफ़ा ग्रेडियंट था, एक दफ़ा ग्रेडियंट का ये फार्मूला लिखा और जिस साथ इसका ये फाई था वो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉमन सेमीकोलन लगा के आई लिख दिया। नेक्स्ट ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ टेंसर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल है आपके पास सम का, सेकंड रूल है आउटर प्रोडक्ट एंड थर्ड है इनर प्रोडक्ट। अब सम में आपने क्या करना है, ये 2 आपके पास होंगे टी प्लस एस, ये आपके जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टी प्लस एस, अब आप इसका देखें, आप ये क्या है मतलब इसका कॉन्ट्रावायलेंट के। अब आपने क्या करना है, ये आपके एमसीक्यूज़ में ये देंगे और आपसे ये राइट हैंड साइड पूछेंगे, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट में ये टी के साथ होगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, प्लस फिर एस के साथ। मतलब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, एक बार टी को के साथ लिख देना और एक बार एस को के साथ लिख देना, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट में आपको ये गिवन होगा टी एस और इसका के साथ आपने ये डेरिवेटिव है, तो आपने पहले क्या करना है, टी का के साथ लिख के एस को साथ ऐसे लिख देना है, फिर प्लस फिर एस को के साथ, टी को ऐसे लिखना है, एस को के साथ लिख देना, ठीक है। मतलब इसको आपने इसके साथ भी लिख देना है और इसके साथ भी। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इसके के साथ लिखेंगे ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस जब एस के साथ लिखेंगे तो टी एस ही आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट में क्या है, टी एस ऐसे ही आपने इसको लिखा, अब ये भी आपने ऐसे लिखा, पहले टी को के साथ लिखा एस प्लस। इनर प्रोडक्ट में ये होता है कि आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, आउटर प्रोडक्ट में ये होता है कि आप ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसे ही रूल है आपके पास एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन में, सिर्फ इतना सा चेंज है कि आपने यहाँ पे देखें ये लिखा है सेमीकोलन लगा के लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया है डेल्टा, और डेल्टा बोल रहे हैं इसको सेगमा बोल रहे हैं या हाफ डिफरेंशियल बोल रहे हैं। तो बस यहाँ पे टी प्लस एस, एक इस पर आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको आप टी के साथ कर देंगे, फिर प्लस फिर सिग्मा को एस के साथ कर देंगे, मतलब इसको आपने ऐसे लिख देना। आउटर प्रोडक्ट में क्या टी एस है, एक बार ये इसके एस ऐसे ही आ जाएगा, ये टी के साथ आ जाएगा एस टी ओवर एस टी प्लस, फिर एक बार आप टी को ऐसे ही लिख दें, एक बार आपने सिग्मा को ऐसे ही लिखना है और सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, और एक बार आपने टी को ऐसे लिखना है और जो फर्स्ट वाला है उसका डेरिवेटिव लेना है। होप तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, सिंपल से है। फिर इनर प्रोडक्ट में एस ओवर एस टी, मतलब सिग्मा का आप टी एस का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं हाफ डिफरेंशियल, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले आप सिग्मा लिखेंगे टी एस ओवर एस टी, फिर टी को ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक बार आपने एस के साथ उसको एस को बाहर निकालना है, एक बार टी को बाहर निकाल के उनको ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ डैट, ये बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं समझ आ रही देखें बहुत ज़्यादा ईजी है। ये था, ये आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है, पहले इस एस को बाहर निकाला और इन दोनों को लिख दिया, ठीक है। फिर आपने इस टी को यहाँ से बाहर निकाला और इनको इसके साथ लिख दिया, बहुत सिंपल है ये, आप एक बार गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ दैट एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन डेल्टा टी आई ओवर डेल्टा टी इज रिजल्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी आई जे विथ टेंजेंट वेक्टर। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंशिएट वो इसके इक्वल है। कब इक्वल है, जब आप रिजल्ट लेते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसका, टी आई जे का और डी एक्स आई ओवर डी टी का। आप अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो लें जी टी आई जे किसके इक्वल होता है, आपको पता है, आपने फार्मूला ये लिखा हुआ होगा, मैंने आपको बार बार बताया कि टी आई जे किसके इक्वल होता है, या आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया हुआ कि आप ये हाफ डिफरेंशियल का साइन लगा के भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे कॉमा लगा के, क्योंकि ये भी डेरिवेटिव को ही शो करता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस क्रिस्टोफर सिंबल आई और जे ऐसे लिखेंगे। न्यू टर्म आपने यहाँ पे आर को इंट्रोड्यूस करवाया, या टी लिखने के बाद आप ऊपर जो यहाँ नीचे टर्म इंट्रोड्यूस करवाई उसको ही यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका आंसर हमने निकाल लिया, इसका आपने प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इसके साथ। तो लेते हैं जी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इस वैल्यू को लिखा, फिर बाहर इस वैल्यू को लिखा। अब देखें ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब आपको आंसर में क्या चाहिए, आपको आंसर में ये चाहिए, आपने फार्मूला लिखा, पुटिंग की, सब कुछ कर लिया, तो बस आंसर में यहाँ पे लिख दें, ये लिख देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको ये वाला स्टेप समझना है तो फिर भी करवा देती हूँ। देखिए आपने जब भी ब्रैकेट ओपन की, ये हाफ डिफरेंशियल टी आई ओवर हाफ डिफरेंशियल एक्स से ये लिखा और इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ, फिर प्लस आपने ये साइड टर्म लिखी और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ। अब देखें यहाँ पर हाफ डिफरेंशियल एक्स ये है और यहाँ पर भी हाफ डिफरेंशियल एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा डेल्टा हाफ डिफरेंशियल टी आई ओवर
हाफ डिफरेंशियल टी प्लस ये वाली वैल्यू बचेगी, इसको आपने सब सारी वैल्यू को ऐसे लिख लिया। अब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा टी आई ओवर एस टी। आपने बस इसका रिजल्ट यहाँ पे ऐसे लिख देना। इतने से स्टेप भी आपसे इतने कम टाइम पीरियड में हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसके बस ये यहाँ तक स्टेप लिखें, इसको छोड़ भी दें, नेक्स्ट आप लाइन पर जस्ट लिख दें हैंड्स प्रूफ, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टॉर्शन टेंसर। वो भी बहुत ईजी है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि ऐसे करते हैं अभी कर लेते हैं। टॉर्शन टेंसर क्या है, टी अल्फ़ा बीटा गैमा। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको ऐसे देंगे अल्फ़ा बीटा गैमा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा बीटा, मतलब कि आप इन दोनों को सिमेट्रिकली लिख सकते हैं, बीटा गैमा और गैमा बीटा। अब यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो ये है कि क्रिस्टोफर सिंबल इज़ नॉट टेंसर। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो टेंसर नहीं है, लेकिन जब आप इनका डिफरेंस ले लेंगे, दो क्रिस्टोफर सिंबल का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या होगा, क्रिस्टोफर सिंबल होगा। ठीक है, वो टेंसर होगा। क्रिस्टोफर सिंबल टेंसर नहीं है, लेकिन जब आपको दो क्रिस्टोफर सिंबल का डिफरेंस ले लेंगे तो वो टेंसर होगा। ठीक है, और ये बात भी याद रखना कि अल्फ़ा बीटा गैमा किसके इक्वल होगा, गैमा बीटा के इक्वल होता है। ये हमने एक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि बीटा गैमा किसके इक्वल होगा, गैमा बीटा के। नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन इन जनरल कोऑर्डिनेट। अब इसमें आपने क्या करना है, ये एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, सिंपल आपके ये हो सकता है एमसीक्यूज़ में आ जाए। इसके रिलेटेड जितने भी आपके एग्जांपल्स है बहुत ज़्यादा लेंथी है, 6 to 7 स्लाइड्स पे आ रही हैं, और इतना लेंथी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में। फार्मूला के लिए इसको याद करें, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, जी आई जे, फिर यहाँ पे ए आई ए जे। ठीक है, पहले आपने जी लिखना है, उसके साथ दो इंडेक्स आई जे लिखने हैं। दो इंडेक्स जो आप लिखेंगे उन्हीं को आपने ए के सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, ए आई एंड ए जे। यहाँ पे ये लगाने के बाद इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट है आपने कर्वेचर लिखना है, जन को ये आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर आप लिख रहे हैं कर्वेचर का। कर्वेचर का फार्मूला ये होता है, इसी तरह आपने जे आई जे लिखना है। अब आपने इन दोनों की जगह क्या लिख देना है, यहाँ पे जब आपने ए आई और ए जे लिखा है, यहाँ पे आप लिख देना डी एक्स आई ओवर डी टी, डी एक्स जी ओवर डी टी, मतलब ए आई ए जे को आपने इस फॉर्म में लिख देना है। बाकी कर्वेचर में और कोई चेंज नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स ये वाला फार्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसकी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में एग्जांपल्स हैं, तो ये वाला फार्मूला में नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी उसी में आपको करवाऊंगी। इसी के रिलेटेड हमने एग्जांपल्स करनी है, ये आप जस्ट उसके लिए एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए याद करें। और तो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।